हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फायर हिम पोम के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस किए थे और आज हम लोग फायर हिम में मौजूद से उभरने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38 क्वेश्चंस देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आप भी मेरे साथ मनोयोग पूर्वक पढ़ें, इसे समझें। यदि समझने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो हमसे कंसल्ट करें, हमें कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 8877737667। तो दोस्तों, खैर छोड़िए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोम फायर हिम इज रिटन बाय। फायर हिम पोम लिखा गया है किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन है वॉल्ट विटमैन, बी ऑप्शन है W.H. ऑडेन, सी ऑप्शन है कमला दास और डी ऑप्शन है KK दारूवाला। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास के द्वारा लिखी गई है और KK दारूवाला साहब के द्वारा इस कविता अर्थात फायर हिम को लिखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। द वर्ड हिम मीन्स। हिम मीन्स क्या होता है? यहाँ पर देखिए एन साइलेंट होता है, इसीलिए यहाँ इसे हिम पढ़ा जाता है, हाइमन या हिमन नहीं पढ़ा जाता है। तो हिम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है ए में ए शॉर्ट सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड, बी ऑप्शन है विस्पर, सी ऑप्शन है टिटिलेशन, डी ऑप्शन है करप्शन। दोस्तों, हिम मतलब होता है स्तुति गीत जो ईश्वर के प्रेज में, प्रशंसा में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए शॉर्ट सॉन्ग। यानी हिम क्या होता है? एक शॉर्ट सॉन्ग होता है जो ईश्वर के प्रेज में, प्रशंसा में लिखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है ए। आपका करेक्ट आंसर है ए। अब देखिए ऑप्शन बी सी डी। विस्पर मीन्स कानाफूसी करना, टिटिलेशन मीन्स होता है गुदगुदी, करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, KK दारूवाला वॉज बॉर्न इन। KK दारूवाला साहब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह से है 1927, 1935, 1937, 1978। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। 1937 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और KK दारूवाला साहब अभी जीवित ही हैं और फिलहाल दिल्ली में वेल सेटल्ड है। अब नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दारूवाला इज अ डैश पोएट। दारूवाला इज अ डैश पोएट। दारूवाला कवि हैं रोमांटिक, क्लासिकल, लैंडस्केप, नेचर। अब देखिए, रोमांटिक पोएट हैं या क्लासिकल पोएट हैं या लैंडस्केप पोएट हैं या नेचर पोएट हैं। तो दोस्तों, KK दारूवाला साहब न तो रोमांटिक, न तो क्लासिकल, न तो नेचर पोएट है। दारूवाला साहब लैंडस्केप पोएट हैं। आप ध्यान रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है।
लैंडस्केप पोएट मीन्स क्या होता है कि वैसा कवि जो ग्राम्य जीवन और उसके भूप्रदृश्यों के बारे में लिखें, उसे हम लोग लैंडस्केप पोएट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लैंडस्केप। याद रखिएगा, दारूवाला इज अ पोइट ऑफ दारूवाला इज अ लैंडस्केप पोइट ऑफ एमिनेंस। अब 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू दारूवाला। कौन सा कलेक्शन ऑफ पोएट्री या वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स दारूवाला से बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है द कीपर ऑफ द डेड, बी है अंडर ओरियन, सी है एपरेशन इन अप्रैल, डी है द एज ऑफ एंग्जाइटी। तो दोस्तों, दारूवाला साहब का द कीपर ऑफ द डेड है, अंडर ओरियन है, एपरेशन इन अप्रैल है, और ये तीनों कलेक्शंस ऑफ पोएट्री है, वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स है, जो दारूवाला साहब के द्वारा ही रचित है। और डी ऑप्शन जो द एज ऑफ एंग्जाइटी है, यह भी कलेक्शन ऑफ पोएट्री है, लेकिन दारूवाला के द्वारा रचित नहीं है। यह कलेक्शन ऑफ पोएट्री W.H. ऑडेन के द्वारा रचित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द एज ऑफ एंग्जाइटी दारूवाला से बिलोंग नहीं करता है। उसके बाद क्वेश्चन 6 आइए, द स्पीकर के.एन. दारूवाला बिलोंग्स टू। अब के.एन. दारूवाला साहब जिसे स्पीकर कहते हैं हम लोग, तो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। पहला ऑप्शन है क्रिश्चियनिटी, बी ऑप्शन है इस्लाम, सी ऑप्शन है हिंदुइज्म, और डी ऑप्शन है जोरोस्ट्रियनिज्म। तो के.एन. दारूवाला जोरोस्ट्रियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, पारसी धर्म में विश्वास इनका है, इसलिए आंसर हो जाएगा 6 का डी, जोरोस्ट्रियनिज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म। उसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी अवार्ड वाज गिवन टू दारूवाला इन। अब दारूवाला साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब प्रोवाइड किया गया था, से नवाजा गया था। ऑप्शन ए 1964, बी 1974, सी 1984, डी 1978। तो के.एन. दारूवाला साहब को साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था 1984 को। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए, उसके बाद 8th नंबर का क्वेश्चन है, द थीम्स ऑफ दारूवालास पोएट्री आर। दारूवाला साहब के पोएट्री का थीम्स क्या होते थे। तो ऑप्शन ए वायलेंस डोमिनेशन, बी लाइफ डेथ, सी सिनिसिज्म, द प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, डी ऑल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑल, चूँकि दारूवाला के पोएट्री में आप वायलेंस, डोमिनेशन, लाइफ डेथ, सिनिसिज्म, द प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, सभी फैक्टर्स को, सभी एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। तो 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल। क्या हो जाएगा? ऑल। वायलेंस मीन्स होता है हिंसा, डोमिनेशन मतलब होता है प्रभुत्व, लाइफ मतलब होता है जीवन, डेथ मतलब मृत्यु, सिनिसिज्म मतलब दोष दर्शिता, और द प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी मतलब होता है ह्यूमन मतलब मानवीय समाज की दुर्दशा। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, दारूवाला इज़ अ वेल नोन राइटर ऑफ। दारूवाला साहब एक जाने माने लेखक हैं। ऑप्शन ए पोएट्री, बी शॉर्ट स्टोरीज, सी बोथ ए एंड बी, डी नोवेल। तो दारूवाला साहब पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज के क्षेत्र में वेल नोन हैं, जाने माने राइटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी।
उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, हम 6 क्वेश्चंस का समावेशन इसमें किए हैं। अब देखिए अब क्वेश्चन देखिए कैसे 6 क्वेश्चंस है इसमें इंक्लूड। अब दिया जाएगा आपको अंडर ओरियन कौन लिखा, अंडर ओरियन कब पब्लिश हुआ, एपारेशन अप्रैल कौन लिखा, कब पब्लिश हुआ, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कौन लिखा, कब पब्लिश हुआ। तो ये 6 क्वेश्चंस इसमें समाहित किया गया है एक ही क्वेश्चन के रूप में। तो ये आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो 6th क्वेश्चन का समझ लीजिए प्रिपरेशन हो गया। अब देखिए अंडर ओरियन जिसका पब्लिकेशन 1970 में हुआ, एपारेशन इन अप्रैल जिसका पब्लिकेशन 1971 में हुआ, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जिसका पब्लिकेशन 1976 में किया गया। ये सारे कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैं, वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स हैं, जिसे लिखा गया है के.की. एन. दारूवाला साहब के द्वारा, के.की. एन. दारूवाला साहब के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। जोंडन इन वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स को नहीं लिखे, ना ही W.H. ऑर्डन, ना ही D.H. लॉरेंस। तो राइट और करेक्ट ऑप्शन आपका होता है डी, के.की. एन. दारूवाला। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन है दारूवाला's पोएट्री इज ए टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। अब दारूवाला ने अपने ही शब्दों में व्यक्त किए कि मेरा पोएट्री वह टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग है, टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग है। किसका? तो सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज का। किसका है? सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सिंबॉलिक, आइडियलिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक, सप्रेशनिस्टिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्रेशनिस्टिक, ऑप्शन नंबर सी। अब 12th नंबर क्वेश्चन है द पोम फायर हिम इज अबाउट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ, यानी पोम जो फायर हिम है वह किस विषय में लिखा गया है, या कौन सा दृश्य को अभिव्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है, या डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बर्निंग घाट, बी है हॉन्टेड प्लेस, सी है फॉरेस्ट फायर, डी है मैरिज एनिवर्सरी। बर्निंग घाट मतलब होता है शमशान घाट, हॉन्टेड हाउस मतलब होता है भूता घर, फॉरेस्ट फायर मतलब होता है जंगल की आग, और मैरिज एनिवर्सरी मतलब होता है विवाह वार्षिकोत्सव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्निंग घाट, यानी ये जो फायर हिम कविता है इसमें बर्निंग घाट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दारूवाला इज़ ए/एन डैश पोइट। दारूवाला जो है ब्रिटिश पोइट है, या अमेरिकन पोइट है, या अफ्रीकन पोइट है, या इंडो एंग्लियन पोइट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो एंग्लियन। अब देखिए इंडो एंग्लियन क्या है। वैसा इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश लिटरेचर में अपना तवज्जो देते हैं उसे हम लोग इंडो एंग्लियन राइटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंडो एंग्लियन। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन है द क्रिमेशन ऑफ द डेड बॉडीज इन डैश इज समवॉट डिफरेंट। कौन ऐसा रिलीजन है, कौन ऐसा रिलीजन है जिसमें डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का एक अलग तरकीब है। ए ऑप्शन हिंदू, बी पारसी, सी मुस्लिम्स, डी क्रिश्चियन। तो पारसी में डेड बॉडीज को डिस्पोज करने का तरीका भिन्न है, डिफरेंट है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका पारसी, यानी पारसी लोग अपने डेड बॉडीज़ को वह टावर ऑफ साइलेंस में डिस्पोज करते हैं, ना उसे क्रिमेट करते हैं और ना ही उसे बरी करते हैं। चलिए यह हो गया आपका 14th नंबर क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड।
अब हम लोग बढ़ते हैं और 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज जोरास्ट्रियंस डिस्पोज देयर बॉडीज। अभी मैंने तुरंत जिक्र किया है कि जोरास्ट्रियंस टावर ऑफ साइलेंस में डेड बॉडीज़ को डिस्पोज करते हैं। तो क्वेश्चन वही है कि जोरास्ट्रियंस डेड बॉडीज़ को कहाँ डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस याद रखेंगे आप लोग भी, टावर ऑफ साइलेंस में डिस्पोज करते हैं डेड बॉडीज़ को। उसके बाद 16th नंबर क्वेश्चन है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। टावर ऑफ साइलेंस जो है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, जोरास्ट्रियंस, सिख्स। तो ऑब्वियसली टावर ऑफ साइलेंस जोरास्ट्रियनिज्म को फॉलो करते हैं और जोरास्ट्रियंस जो है इसका संबंध टावर ऑफ साइलेंस से है, क्योंकि ये लोग अपने डेड बॉडीज़ को, जोरास्ट्रियंस के डेड बॉडीज़ को टावर ऑफ साइलेंस में डिस्पोज करते हैं, वहाँ रख आते हैं और ये डेड बॉडीज़ कैरियन बर्ड्स के लिए आहार बनते हैं। कैरियन बर्ड्स मतलब जैसे भल्चर्स, ईगल्स, क्राउज या डाउज के लिए आहार का साधन होते हैं। उसके बाद तो इसका आंसर हो जाएगा जोरास्ट्रियंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 70th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। It was the death of the poet along with him passing, strolling by the cremation घाट। अब कवि जो है किसके साथ शमशान घाट से होकर गुजर रहे थे स्ट्रॉलिंग करते हुए। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी इस प्रकार है, फादर, ब्रदर, सन, सिस्टर। तो अपने पिता के साथ वे शमशान घाट से होकर गुजर रहे थे स्ट्रॉलिंग करते हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फादर, ऑप्शन नंबर ए। 18th नंबर क्वेश्चन है कि वेयर इज द घाट लोकेटेड। घाट कहाँ है, शमशान घाट कहाँ है। ऑन ए बीच, समुद्र तट पर, इन एन ऑर्चार्ड, बगीचे में, इनसाइड अ जू, चिड़ियाखाना के अंदर, नियर बाय रिवर, नदी के बगल में। तो नदी के बगल में शमशान घाट अवस्थित है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन क्या होता है, पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। द पॉइंट सीज द रेड हॉट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इस प्रकार है, आयरन, फिश, फ्लावर, इम्बर्ड्स। पॉइंट जो है शमशान घाट में किन चीज़ों को देखा, तो वह रेड हॉट आयरन को देखा या फिश को या फ्लावर को या इम्बर्ड्स को। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका करेक्ट है। जब वे अपने पिता के साथ शमशान घाट में से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने इम्बर्ड्स को देखें। इम्बर्ड्स मतलब होता है शोले या अंगारे, जो जल नहीं रहा था लेकिन उसमें क्रूअल रेडनेस व्याप्त था। तो आपका आंसर हो जाता है इम्बर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 20 क्वेश्चन नंबर देते हैं, यानी 20th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द स्पीकर आफ्टर सीइंग द हाफ कुक्ड लिम्स। जब कभी जो अपने पिता के साथ थे हाफ कुक्ड लिम्स को देखें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या हुआ। ए ऑप्शन है ही ट्रेम्बल्ड, बी ऑप्शन है ही स्टार्टेड टू स्क्रीम, सी ऑप्शन है ही रिग्रेटेड, डी ऑप्शन है हिज फिंगर्स क्लेंस्ड। यहाँ पर देखिए हाफ कुक्ड लिम्स मतलब होता है अध पके शरीर के अंग। जब ये देखें तो क्या हुआ, ही ट्रेम्बल्ड वह थरथराने लगा, ही स्टार्टेड टू स्क्रीम वह चिल्लाने लगा, ही रिग्रेटेड वह पछताने लगा, हिज फिंगर्स क्लेंस्ड उसके उंगलियां गुस्से से मुट्ठी का रूप ले लिया। तो 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी हो जाएगा आपका डी। यानी जब वे परिदृश्य को देखें तो गुस्से से
अपने हाथों के उंगलियों को मुट्ठी में परिवर्तित कर लिए। चूँकि फायर को वे लोग, जोरस्टियंस लोग, गॉड लाइक मानते हैं, और गॉड लाइक जो है, गॉड जो है फायर, वह मुर्दों को पूर्णतः नहीं जलाया था। इसीलिए वह गुस्से में आकर के अपने हाथों के उंगलियों को मुट्ठी में परिवर्तित किया और अपने गुस्से को सप्रेस किया। उसके बाद हम लोग 21st क्वेश्चन को देखते हैं। 21st क्वेश्चन है, द पोइट कंसाइंड हिज फर्स्ट born चाइल्ड टू द फ्लेम्स फॉर क्रिमेशन बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज डैश माइल्स अवे। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पोइट जो है वो कंसाइन कर दिया, सुपुर्द कर दिया हिज फर्स्ट बर्न चाइल्ड, अपने प्रथम संतान को, किस में? तो फायर में, फ्लेम्स में, क्रिमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए। क्योंकि जो निकटतम टावर ऑफ साइलेंस था, शांति की मीनार, वह उसके घर से 1000 मील दूर था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 1000, ऑप्शन नंबर ए। यानी अपने फर्स्ट बर्न चाइल्ड को वो क्या किया? कंसाइन किया फ्लेम में। चूँकि उसके घर से टावर ऑफ साइलेंस का डिस्टेंस 1000 मील था। अब 22nd क्वेश्चन को देखते हैं। द नियरेस्ट डैश वॉज 1000 माइल्स फ्रॉम हिज रेजिडेंस। अब देखिए, तुरंत अभी जिक्र किए हैं कि कवि के रेजिडेंस से, घर से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील दूर था। तो यहाँ पर देखिए 1000 मील तो दे दिया है, अब यहाँ पर जो है ब्लैंक कर दिया है। निकटतम क्या था उसके घर से? तो मॉस्क था, एरोड्रम था, टावर ऑफ साइलेंस था। तो यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, टावर ऑफ साइलेंस। मॉस्क मतलब होता है मस्जिद, एरोड्रम मतलब होता है हवाई अड्डा, टावर ऑफ साइलेंस मतलब होता है शांति मीनार, और बर्निंग घाट मतलब होता है शमशान घाट। तो टावर ऑफ साइलेंस जो था उसके रेजिडेंस से 1000 मील दूर था। अब देखिए 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The dash forgets its dead because sometimes it leaves the body half burnt. कौन भूल जाता है कभी कभी मृत व्यक्तियों को पूर्णतः जलाना? यानी फायर, इलेक्ट्रिक करंट, वॉल्केनिक इरप्शन, सनलाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर। इसका आंसर हो जाएगा फायर, ऑप्शन नंबर बी। यानी फायर जो है कभी कभार, एट टाइम्स, मृत व्यक्तियों को पूर्णतः जलाना भूल जाता है और कुछ अवशेष जो है वो छोड़ देता है हड्डियों का या शरीर के अंगों का। उसके बाद 24th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम्स टुक प्लेस डैश ईयर्स अगो। अब देखिए बी, इसका ऑप्शन पहले देख लेते। इसका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा 20 वर्ष। अब देखिए, जब पोइट अपने पिताजी के साथ शमशान घाट से होकर के स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, गुजर रहे थे, उस वक्त जो हाफ कुक्ड लिम्स देखें, हाफ बर्न्ड फिंगर्स देखें या बोन स्टब्स देखें, उन दृश्यों को कभी नहीं भूले हैं। 20 वर्ष गुजर गए, लेकिन उन लम्हों को अभी तक अपने मस्तिष्क में कोऑर्डिनेट करके रखे हैं। तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 20 ईयर्स। अब हम लोग देखते हैं 25th क्वेश्चन। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ हिज रिलीजन बाय क्रिमेटिंग। कौन, इनमें से कौन, 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन अपने रिलीजन के ट्रेडिशन को, परंपरा को वायलेट किया, उल्लंघन किया, जला करके, मुर्दे को जला करके। तो ऑप्शन नंबर ए
के एन दारूवाला, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन केट्स, डी विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका के एन दारूवाला, के एन दारूवाला। अब देखिए के एन दारूवाला जो है अपने फर्स्ट बर्न चाइल्ड को अग्नि में कंसाइन कर दिया था, और अग्नि में कंसाइन नहीं किया जाता है चूँकि यह जोरेस्ट्रियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और जोरेस्ट्रियंस मर जाने के बाद टावर ऑफ साइलेंस में फेंक दिए जाते हैं। इसलिए यह कार्य, जलाने का कार्य, फर्स्ट बर्न चाइल्ड को जलाने का कार्य उसके रिलीजन यानी जोस्टिनिज्म के ट्रेडिशन के विरुद्ध है, उसको वायलेट किया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के एन दारूवाला। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डॉक्टर जॉनसन नहीं होगा, जॉन केट्स भी नहीं होगा, विलियम शेक्सपियर भी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन इज रॉन्ग, तीनों ऑप्शंस आर रॉन्ग कह सकते हैं। दीज 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इन ह्यूमन एक्ट बिफोर द स्पीकर। स्पीकर के आगे क्या अमानवीय कार्य था। तो देखिए टू गो अ बर्निंग घाट, शमशान घाट जाना, टू बर्न अ डेड बॉडी मतलब डेड बॉडी को जलाना, टू वर्शिप फायर, फायर को वर्शिप करना, और टू मर्डर करना। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, वह इनह्यूमन एक्ट था। स्पीकर का इनह्यूमन एक्ट था डेड बॉडी को जलाना, यानी फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को वह क्या किया था, अग्नि में क्रीमेट कर दिया था, या उसके लिए क्या था, इनह्यूमन एक्ट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, द पोइट इज डैश टू सी द क्रूअल एक्ट ऑफ फायर। द पोइट इज, पोइट जो है वह ग्लेड है या ग्लूमी है या हॉरिफाइड है या रिग्रेटिंग कर रहा है फायर के क्रूअल एक्ट को देखकर, फायर के क्रूर कार्य को देखकर। तो पोइट जो है वो रिग्रेटिंग कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है फायर के क्रूअल एक्ट को देख करके। क्रूअल एक्ट क्या है कि वह मृत व्यक्ति के शरीर को पूर्णतः नहीं जलाया है, कुछ बोन स्टफ्स रह गए हैं, कुछ हाफ बर्न्ड फिंगर्स रह गए हैं, कुछ हाफ कुक्ड लिम्स रह गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डिग्रेटिंग। ग्लैड मतलब होता है क्या चीज़, प्रसन्न, हैप्पी। ग्लूमी मतलब होता है उदास, हॉरिफाइड मतलब होता है भयभीत। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द पोएट रिग्रेटिंग। पोएट जो है क्यों रिग्रेट कर रहा है। तो अभी तुरंत रीज़न बताए हैं, फिर भी ऑप्शन देखिए ए, बिकॉज ही वेंट टू द बर्निंग घाट, चूँकि वह बर्निंग घाट गया, शमशान घाट गया। बी ऑप्शन, बिकॉज ही हैड कंसाइंड हिज फर्स्ट बॉर्न टू फ्लेम्स, क्योंकि वह अपने प्रथम संतान को, ज्येष्ठ पुत्र को अग्नि में सुपुर्द कर दिया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अपने फर्स्ट बर्न चाइल्ड को क्या किया, अग्नि में कंसाइन कर दिया, क्रीमेट कर दिया। और सी ऑप्शन है बिकॉज ही हैड हाफ बर्नट लेग, क्योंकि उसके पास हाफ बर्नट लेग था। तो डी ऑप्शन ऑल, तो यहाँ पर ऑब्वियसली होगा बी ऑप्शन। उसके बाद 29 क्वेश्चन देखते हैं नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइट सॉ हाफ बर्न डैश ऑफ अ डेड बॉडी एट द बर्निंग घाट। पोइट जो है हाफ बर्न क्या देखा, डेड बॉडी का घाट पर हाफ बर्न क्या देखा, फिंगर्स, स्किन, हेड, लेग्स। तो फिंगर्स देखा। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिंगर्स। अब देखिए उसी तरह अगर दे देगा आपको कि हाफ बर्नड की जगह हाफ कुक्ड दे देगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा लिम्स। ठीक है, अगर मान चलिए कि बोन दे दिया तो वहाँ पर हो जाएगा स्टब्स ना। उसके बाद हम बढ़ते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, डैश वर्ड्स ट्वाइस टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑब्लिक फॉरगिविंग। अब देखिए दो क्वेश्चंस का इसमें समावेशन कर दिए हैं। कौन स्वेर्स शपथ लेता है या शपथ लिया। तो यहाँ पर शपथ लेने वाला है के एन दारूवाला साहब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2 बार शपथ लिया फायर को सेव करने का। प्रथम बार में वो शपथ लिया कि मैं अग्नि के भुलक्कड़पन के पाप से उसे सेव करूंगा,
और दूसरा शपथ लिया कि अग्नि के क्षमा करने के पाप से उसे बचाऊंगा, से फायर को शेप करूंगा। तो ये दोनों शपथ जो है वह के एन दारूवाला साहब जो है लिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, दारूवाला, द पोएट हिमसेल्फ, कवि स्वयं। उसके बाद 31st क्वेश्चन है, द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स। जो स्पीकर है, जो पोएट है फायर हिम का, वे कितने बार स्वेयर करते हैं, मतलब शपथ लेते हैं? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। ऑप्शंस है ए बी सी डी करके। तो अभी तुरंत जिक्र किए हैं कि 2 बार कभी फायर को सेव करने का शपथ लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, वंस मतलब 1 बार, और 4 टाइम्स मतलब 4 बार। चलिए, अब 32 क्वेश्चन है, द पोएट सोड टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑब्लिक फॉरगिविंग। यानी पोएट जो है वह 2 बार शपथ लिए फायर को शेप करने का, किन किन चीज़ों के पाप से लिए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, सिन। सिन मतलब होता है पाप, यानी एक बार आग के भुलक्कड़पन के पाप से फायर को शेप करने का प्रण लिया, और एक दूसरी बार फायर के क्षमा करने के पाप से फायर को सेव करने का प्रण लिया। तो 32 नंबर का क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं 33 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेशंस, वी सॉ इम्बर्ड्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोम। अब देखिए, ये 2 लाइन्स हम एक ही क्वेश्चन में समाहित कर दिए। द बर्निंग घाट इरप्टेड फास्फोरेशंस, ये फर्स्ट लाइन है कविता का, यह लाइन, और वी सॉ इम्बर्ड्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, यह लाइन। ये दोनों लाइन्स किस कविता से उद्धृत है? ए बी सी डी इस तरह ऑप्शन है, शोंग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, और टू नाइटिंगेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायर हिम। ये दोनों लाइन्स फायर हिम कविता से उद्धृत है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इनकरेक्ट, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट एंड ऑड टू ए नाइटिंगेल आर इनकरेक्ट। अब 34th क्वेश्चन देखते हैं। डिबॉशरी मीन्स डैश बिहेवियर। डिबॉशरी मतलब होता है, मतलब डैश बिहेवियर, व्यवहार। डिस्गस्टिंग, मॉरल, इमोरल। तो यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शंस में सी ऑप्शन इज करेक्ट। डिबॉशरी मतलब होता है इमोरल बिहेवियर। इमोरल बिहेवियर मतलब अनैतिक आचार व्यवहार। तो दोस्तों, आपका सी ऑप्शन होता है 34th नंबर क्वेश्चन का। और 34 क्वेश्चन का डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, खैर ये तो इनकरेक्ट है। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु सेड यू सी दोज हाफ burnt fingers and footsteps, the fire at times forgets its dead। ये दोनों लाइंस फायर हिम से ही उद्धृत है, और ये स्टेटमेंट्स कौन कहें? तो कवि के पिताजी ही दोनों स्टेटमेंट्स को साइट किए, कहें। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फादर। अब देखिए, दोनों लाइंस जो है ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अब दोनों लाइंस में से कोई एक लाइन दे देगा, कहेगा कि कौन सा कविता से यह लाइन उद्धृत है, तो खैर उस पर्पज से आपको बढ़िया से बारीकी से इसे समझना पड़ेगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है, द फ्रेज टावर ऑफ साइलेंस एंड फायर्स डिबॉशरी अपीयर्स इन द पोम। अब देखिए कौन से कविता से लिया गया है 2 फ्रेजेस, टावर ऑफ साइलेंस और फायर्स डिबॉशरी। तो ऑट टू ऑटम से नहीं, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से भी नहीं, स्नेक से भी नहीं, फायर हिम से यह उद्धृत है। तो आपका ऑप्शन नंबर होता है डी। डी क्या होता है आपका ऑप्शन नंबर सही होता है, फायर हिम से लिया गया है। तो टावर ऑफ साइलेंस मतलब शांति की मीनार, और फायर्स डिबॉशरी मतलब होता है फायर का इमोरल कैरेक्टर या बिहेवियर।
तो ये हो गया आपका 36 नंबर क्वेश्चन एंड इज कंप्लीटेड। उसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन, द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड। तो फायर जो है कभी कभार ऑप्शन है नफरत करता है, रिमेंबर्स मीन्स याद करता है, फॉरगेट्स मतलब भूल जाता है, सेफ्स मतलब रक्षा करता है अपने मृतकों का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फॉरगेट्स, ऑप्शन नंबर सी। मतलब फायर जो है कभी कभार मृत व्यक्तियों को पूर्णतः जलाना भूल जाता है, फॉरगेट करता है, रिमेंबर नहीं, हेट नहीं, सेव नहीं। अब लास्ट 38 नंबर का क्वेश्चन है, दारूवाला कंसीडर्ड हिमसेल्फ। दारूवाला अपने आप को क्या महसूस किया, कंसीडर किया? ब्रेव, इडियट, रिबेलियस, वॉइस। तो KN दारूवाला शाह अपने आप को ब्रोकन महसूस कर रहा है और रिबेलियस मतलब विद्रोही या विप्लवी। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रथम संतान को अग्नि में कंसाइन कर दिया था, जो उसके रिलीजन के अगेंस्ट कार्ड्स था, इसलिए वो अपने आप को ब्रोकन और रिबेलियस कंसीडर करता है। तो दोस्तों यह रहा, तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो यह रहा आपका सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दोस्तों आपको यह वीडियो जो मैं प्रिपेयर किया, विभिन्न सोर्स से सारे क्वेश्चंस का समावेशन किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें सूचित करें, इन्फॉर्म करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें ताकि वो भी, उसके लिए भी यह वीडियो प्रॉफिटेबल हो। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत फटाफट कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं, न्यू वीडियो, वह आप तक एट वंस पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू पोम के साथ। तत्काल अलविदा।